हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस। हमारी पिछली क्लासेस में हमने सेल थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, प्लांट एनिमल सेल, ये सब टॉपिक पढ़े थे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास है, जो आज की क्लास है वो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, यानी कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम करेंगे कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल सभी प्लांट सेल में पाई जाती है, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, जो कि हमने डिफरेंस में पहले ही पढ़ा था। अब सेल वॉल क्या होती है? सेल जब हम प्लांट सेल बनाते हैं तो उसके चारों तरफ एक मोटा कठोर आवरण बनाते हैं जो कि सेल को कवर्ड किए रखता है। तो ये क्या थी? सेल वॉल, जिसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। तो सेल वॉल क्या होता है? एक कठोर आवरण है। कैसा आवरण है? कठोर आवरण। और ये क्या करता है? पौधे को यांत्रिक स्ट्रेंथ यानी कैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक सहायता यानी पौधे को मजबूती प्रदान करता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कोशिका भित्ति है यानी सेल वॉल है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, यानी कोशिका भित्ति का संगठन क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोशिका भित्ति का संगठन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सबसे पहले सेल वॉल में जब कोशिका जब ये बनती है, कब बनती है? विभाजन से। हमने बात की थी कि कोशिका होती है यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है? सेल में विभाजन से। और जब प्लांट सेल होती है उनमें कोशिका द्रव्य विभाजन कैसा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। क्या होता है? जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जैसे ऑर्गेनेलीज है यानी कि जैसे कि अपने मान लें अंतःपर्दवी जालिका है, गोल्जिकाएं है, ये सब मिलकर धीरे धीरे क्या बनाते हैं? एक सेल प्लेट बना देते हैं। और ये सेल प्लेट जब इस कोशिका से अलग हो जाती है तो ये उस नई कोशिका की प्रथम यानी फर्स्ट लेयर बनाती है, जिसको हम क्या कह देते हैं? मिडल लैमिना यानी मध्य पटलिका। क्या कहते हैं? मिडल लैमिना या मध्य पटलिका। तो अब हम जब सेल वॉल की संगठन की बात करेंगे तो इसका पहला संगठन क्या होगा? यही मध्य पटलिका। सबसे पहले यानी कोशिका भित्ति में सबसे पहले क्या बनती है? मध्य पटलिका। और दूसरा भाग होता है इस मध्य पटलिका के अंदर की तरफ जो भित्ति बनेगी उसे हम कह देते हैं प्राथमिक भित्ति। क्या कहेंगे? प्राथमिक भित्ति। ये दोनों तरफ बनेगी। इसके बाद में इसके अंदर की तरफ जब प्लांट एक मैच्योर ग्रोथ ले लेता है तो धीरे धीरे प्राथमिक भित्ति में क्या हो जाते हैं? डिपोजिशन। और उससे क्या बन जाती है? द्वितीयक भित्ति। और इसके बाद में कुछ पादपों में क्या होता है? एक थर्ड लेयर और बन जाती है, जिसको क्या कह देते हैं? तृतीयक भित्ति। तो अब इनको हम सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मध्य पटलिका है। मध्य पटलिका में हम स्टार्ट करते हैं, मतलब ये जितने भी लेयर्स हैं हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि किस चीज़ से बनी है। तो आपको याद रखना है कि मध्य पटलिका किससे बनी होती है। तो मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो मध्य पटलिका सबसे पहले आपको याद रखना है कि बनी किससे होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। और ये काम क्या करती है? जब फल पकते हैं, कब? जब फल पकते हैं यानी फलों का परिपक्वन होता है उस समय क्या करते हैं? जो ये जैसे ये कच्चा फल है, इसके अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट आपस में बंधे होंगे और धीरे धीरे इसकी वजह से क्या होगा? फल कठोर होता है। जैसे जैसे फल पकेगा और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट आपस में कैसे हो जाते हैं? घुल जाते हैं, यानी घुल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फल सॉफ्ट होता है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कि फलों को पकाने में
कौन सी भित्ति यानी कौन सी भित्ति काम में आती है। तो और इसका कारण क्या है कि इसके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है वो आपस में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जिसकी वजह से फल क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं और वो सॉफ्ट हो जाते हैं। यानी कच्चे फल और पक्के फल में ये अंतर किसकी वजह से आ जाता है, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो आपको फर्स्ट टाइम बात ये याद रखनी है कि मध्य पटलिका किससे बनी हुई, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनती है। दूसरा, जब फलों का परिपक्वन होता है तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट आपस में घुल जाते हैं और फल कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी लेयर हमारी प्राथमिक भित्ति की। ये है दूसरी, लेकिन वैसे भित्ति कौन सी है, प्राथमिक भित्ति, क्योंकि ये जब नई सेल की तो ये प्राथमिक ही भित्ति है, क्योंकि मिडिल लैमिना या मध्य पटलिका है ये दोनों कोशिकाओं की साझी भित्ति होती है, जबकि प्राथमिक भित्ति उसका नए सिरे से बनती है, इसलिए ये फर्स्ट भित्ति है। प्राथमिक भित्ति अब ये किससे बनी होगी, सेलुलोज से। वैसे भी सेल वॉल का मेन कंपोजिशन ही क्या है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, इसके साथ साथ ये बनी होती है पैक्टिन की। तो आपको ये तीनों चीज याद रखनी है कि प्राथमिक भित्ति किन किन से बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन पदार्थों की मिलके बनी होती है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत ही कह सकते हैं वृद्धिशील भित्ति है और कोमल ऊतकों में, यानी जब पौधा ग्रो कर रहा है तो उसके जो सॉफ्ट पार्ट है यानी कोमल टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उनमें ये पाई जाती है। तो इसके अंदर जब तक दृढ़ता यानी कि स्थूलन नहीं पाया जाता तब तक प्राथमिक भित्ति होती है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि प्राथमिक भित्ति किन पदार्थों से मिलकर बनी है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पैक्टिन की। दूसरा, ये वृद्धिशील ऊतकों में यानी जब पौधा ग्रो कर रहा होता है, जब तक उसमें आगे डिपोजिशन नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, तब तक कोशिका में ये भित्ति ही काम में आती है, यानी विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान भी करती है। इसके साथ साथ ये क्या करती है, वृद्धि में, क्योंकि ये कैसी होती है, विभाजनशील होती है, जिससे कोशिका की वृद्धि में योगदान देती है। अब इसके बाद में होती है हमारे पास तृतीय भित्ति, जो कि है द्वितीयक भित्ति। सॉरी, वैसे तो है लेयर तो ये थर्ड है, लेकिन भित्ति कौन सी है, द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति क्या होती है, वह है तो ये प्राथमिक भित्ति का ही दूसरा रूप। जब प्राथमिक भित्ति धीरे धीरे पौधा क्या होता है, ग्रो कर जाता है, ग्रो करने के बाद इस प्राथमिक भित्ति में इन पदार्थों के साथ साथ, कहने का मतलब द्वितीयक भित्ति में ये पदार्थ तो होंगे ही होंगे, कौन से, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इसके साथ साथ ये पैक्टिन भी होगा। लेकिन अब चेंज क्या आता है, प्राथमिक से द्वितीयक बनते समय क्या होता है, इन पदार्थों के साथ साथ कुछ हो जाता है, डिपोजिशन यानी स्थूलन हो जाता है। और ये स्थूलन किन पदार्थों का हो सकता है, या तो होता है लिग्निन का या फिर होता है सुबेरिन का। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी है। तो देखो, द्वितीयक भित्ति होती है, उसके अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन पदार्थ तो होंगे, क्योंकि ये सेल वॉल का प्राथमिक कह सकते कंपोजिशन है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें स्थूलन पाया जाता है। स्थूलन का मतलब जमाव, एक के बाद एक परत पर जमाव होता रहता है। और वो जमाव किन किन पदार्थों का होता है, या तो लिग्निन का या फिर सुबेरिन का। लिग्निन और सुबेरिन की वजह से ये कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है। यानी प्राथमिक भित्ति कैसी होगी, कठोर, और वो क्या बन गई, द्वितीयक भित्ति। अब ये पौधे को क्या प्रदान करती है, यांत्रिक सहायता। तो ये पौधे को यांत्रिक सहायता यानी दृढ़ता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, दृढ़ता। इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि पौधे के अंदर गोंद, रेजिन, टैनिन, लेटेक्स जैसे पदार्थ होते हैं, वो किस स्तर में होते हैं, द्वितीयक भित्ति। तो ये जो गोंद है, रेजिन है, ये पदार्थ हैं, टैनिन हैं, ये पदार्थ कौन से स्तर में होते हैं, द्वितीयक भित्ति वाले स्तर में होते हैं। इसके साथ क्या होता है, कुछ पौधों में तृतीयक भित्ति भी पाई जाती है। वो सभी पौधों में नहीं पाई जाती, कुछ विशेष प्रकार के पौधों में ही पाई जाती है। उनमें क्या होता है, द्वितीयक भित्ति के अंदर की तरफ क्या बन जाती है, तृतीयक भित्ति। ये भी हेमीसेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन इनमें क्या होता है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में ये पाई जाती है। किस में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में। और
जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इस जिस पदार्थ से बनी होती है यानी ये वाहिकाओं में पाई जाती है और उस पदार्थ को जाइलोन कहते हैं। तो आपको यहाँ सिर्फ याद रखना है जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है और जाइलोन की बनी होती है। तो ये सब हमारे पास कह सकते हैं कोशिका भित्ति का संगठन है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोशिका भित्ति में मेनली हमारे पास 3 स्तर होते हैं, कभी कभी 4 स्तर भी होते हैं। तो सबसे मुख्य जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है यानी दोनों कोशिकाएं बढ़ती है तो सबसे पहले क्या बनती है, मध्य पटलिका। और वो मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट्स की बनी होती है। वो किस में योगदान देती है, फलों को पकाने में योगदान देती है। उसके बाद में उसमें पहला स्तर अंदर की ओर बनता है प्राथमिक भित्ति, जो कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जो क्या काम करती है, पौधे की वृद्धि में, वर्धशील ऊतकों में पाई जाती है और पौधे को मतलब कह सकते सॉफ्ट टिश्यूज में पाई जाती है और उसकी वृद्धि में योगदान देती हैं। द्वितीयक भित्ति है जो कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन के साथ साथ इसमें लिग्निन और सुबेरिन का क्या होता है, स्थूलन पाया जाता है। किसका स्थूलन होता है, लिग्निन और सुबेरिन का, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, दृढ़ हो जाती है और पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। जब पौधा द्वितीयक वृद्धि होगा, ये आगे हमारा एक टॉपिक होगा सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे द्वितीयक भित्ति बनती है। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसकी वजह से पौधे को जो पार्ट होते हैं वो कठोर हो जाते हैं, उसमें ऊतकों का टिश्यूज जम जाते हैं और डिपोजिशन हो जाता है। इसके अलावा कुछ पौधों में क्या होता है, तृतीयक भित्ति भी पाई जाती है। तो ये होगी हमारे पास सेल वॉल का संगठन। अब हमें पढ़ना है, जब हम कोशिका भित्ति को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो जैसे ये प्राथमिक भित्ति है, द्वितीयक भित्ति है, तो इनमें कुछ विशेष पदार्थ पाए जाते हैं। तो अब हम करेंगे कोशिका भित्ति की अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कोशिका भित्ति की परासंरचना। कोशिका भित्ति की संरचना में देखें तो वो 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है इसमें यानी रेशे पाए जाएंगे, फाइबर्स, और दूसरा होता है मैट्रिक्स। कहने का मतलब तंतु, और तंतुओं के अंदर होता है एक जेली जैसा पदार्थ। आप अपने डायग्राम से शो करें तो जैसे मानो कि ये रेशे हैं हमारे पास, एक के बाद एक आपस में ऊपर एक दूसरे के ऊपर, और इनके बीच बीच में ये क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से मिलकर स्तर मिलकर क्या बनती है, प्राथमिक भित्ति, फिर इन पे और डिपोजिशन हो, फिर द्वितीयक भित्ति। तो ये क्या बनाती है, कोशिका भित्ति की परासंरचना बनाती है। तो अब इसमें हम डिटेल से सबसे पहले पढ़ेंगे रेशे या फाइबर, फाइब्रिल्स भी कह देते हैं इनको। फाइब्रिल्स यानी रेशे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेलुलोज है, जो एक सेल वॉल का मेन संगठन है, कंपोजिशन है, वो किससे बना होता है। तो सेलुलोज है वो एक बहुलक है, किसका, ग्लूकोज का। सेलुलोज क्या है, ग्लूकोज का बहुलक है यानी पॉलीमर है। तो बहुलक का मतलब जब ग्लूकोज की यानी ग्लूकोज की 3000 इकाइयाँ यानी जब 3000 ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ती हैं तो क्या बनता है, एक सेलुलोज बनता है। तो याद रखना है हमें कि कितने ग्लूकोज यानी एक कार्बोहाइड्रेट अणु ग्लूकोज से 3000 ग्लूकोज अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास बनता है एक सेलुलोज। अब इस सेलुलोज से हमें बनाना क्या है, रेशा। तो ये तो एक सेलुलोज है। अब ये एक सेलुलोज आगे जब ये 100 सेलुलोज मतलब 1 2 3 ऐसे करते हैं, तो जब 100 सेलुलोज के अणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनती है, एक माइसिली बनती है। क्या बनती है, एक माइसिली। और जब 20 माइसिली आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक माइक्रोफाइबर यानी एक सूक्ष्म रेशा। और जब 250 यानी 250 माइक्रोफाइबर्स आपस में एक के ऊपर एक जुड़ेंगे तब क्या बनता है, हमारे पास एक मैक्रोफाइबर या फिर कह सकते हैं एक फाइबर्स या एक तंतु या रेशा।
तो इस प्रकार से हमारे पास वो रेशा बनता है और वो रेशे और मैट्रिक्स भरकर हमारे पास क्या बनते हैं, सेल वॉल के स्तर बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हर लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि सेलुलोज वास्तव में पॉलीमर किसका है, बहुलक किसका है। तो ये बहुलक किसका है, ग्लूकोज का। किसका है, ग्लूकोज का। उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि कितने ग्लूकोज जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए 3000 ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते हैं तब एक सेलुलोज बनता है, और जब 100 सेलुलोज आपस में जुड़ते हैं तो बनती है एक माइसीली, और जब 20 माइसीली आपस में जुड़ते हैं तो एक माइक्रोफाइबर बनता है, और जब 250 माइक्रोफाइबर जुड़ते हैं तो हमारे पास एक रेशा यानी फाइबर बन जाता है। अब जब हमने दो स्तर, मेन जो दो स्तर होते हैं, एक प्राथमिक भित्ति और एक द्वितीयक भित्ति। तो प्राथमिक भित्ति में तो क्या होता है, ये रेशे होते हैं, ये अनुप्रस्थ होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि जो रेशों की स्थिति है प्राथमिक भित्ति में कैसी होती है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कैसे, स्तर के इस तरह से, जैसे ये एक रेशा है, उसके साथ ये दूसरा रेशा हो गया, ये तीसरा रेशा हो गया, तो ये कैसे हो गए, अनुप्रस्थ, यानी उस स्तर के इस तरह से ट्रांसवर्स। दूसरा हमारे पास बात होती है द्वितीयक भित्ति में। तो द्वितीयक भित्ति में क्या होता है, ये रेशे अनुप्रस्थ ना होकर इस अक्ष के क्या होता है, जैसे ये अक्ष है और इसके इस तरह से समांतर, तो इस प्रकार से समांतर विन्यासित होते हैं किसमें, द्वितीयक भित्ति में। तो इस प्रकार से दोनों भित्तियों में अलग अलग संगठन बनकर ये हमारे पास प्राथमिक भित्ति बनती है और फिर द्वितीयक भित्ति। तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा याद रखना। अब हमारे पास नेक्स्ट शुरू होता है मैट्रिक्स यानी अधात्री। अधात्री क्या होती है, ये रेशे तंतु बन गए। अब इन तंतुओं को जोड़े रखने के लिए, यानी इनको आपस में चिपकाए रखने के लिए एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स या अधात्री। दूसरा हमारे पास आ गया मैट्रिक्स या अधात्री। जैसे कि ये रेशे हैं, चाहे वो समांतर है चाहे वो अनुप्रस्थ है, कैसे भी हो, इनके बीच बीच में क्या पाई जाती है, अधात्री, जेली समान गाढ़ा द्रव। तो अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे कहेंगे, ये जेली समान, जेली लाइक, जेली समान गाढ़ा कणिकीय द्रव होता है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। जो अधात्री होती है ये जेली समान और गाढ़ा और इसको बांधे रखती है। जो जेली समान गाढ़ा कणिकीय द्रव है जो कि अक्रिस्टलीय होता है, कैसा होता है, अक्रिस्टलीय होता है। और इसके साथ साथ इसी जो ये द्रव होता है इसी में क्या पाई जाती हैं, वो हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जैसे पदार्थ होते हैं वो इन अधात्री में पाए जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कोशिका भित्ति की परासंरचना। अब एक छोटा सा कह सकते हैं नोट के रूप में एक पॉइंट आता है, वो है तो सेल वॉल से रिलेटेड। अब हमने बात की थी कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति होती है एक संपूर्ण स्तर होता है जो कि कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ये एक सेल हो गई, अब इसी के साथ एक दूसरी सेल होगी जो आपस में इस तरह से जुड़ी होती है। लेकिन इन पे क्या होता है, विभिन्न पदार्थ का स्थूलन होता है, जैसे इनकी प्राथमिक भित्ति हो गई, द्वितीयक भित्ति हो। लेकिन क्या होता है, इन स्तरों के भी बीच बीच में, जैसे ये हमारे पास स्तर आ गया पूरा कंप्लीट, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस स्तर के बीच बीच में क्या होता है, हल्की हल्की गैप होते हैं जिनको क्या कहते हैं, गर्त। क्या कहते हैं, गर्त, यानी कि गड्ढों की तरह गैप पाया जाता है। और इनसे क्या होता है, जिनमें जीवद्रव्य तंतु बने होते हैं, ये जैसे ये इस तरह, इस कोशिका का जीवद्रव्य तंतु इस तरह से ये आपस में कनेक्ट होते हैं। और इन गर्त यानी इन गड्ढों को हम क्या कह देते हैं, जीवद्रव्य तंतु। इससे क्या होता है, जो एक कोशिका का जीवद्रव्य पदार्थ है वो किसी अगर दूसरी कोशिका में जाना चाहे तो वो कैसे जाएगा, इन जीवद्रव्यिक सेतुओं के माध्यम से। तो इन जीवद्रव्य सेतुओं को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्यिक तंतु। ये प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य क्या करते हैं, विभिन्न पदार्थों का आपस में
परिवहन करते हैं और इसके साथ साथ क्या करते हैं, ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़े भी रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कहाँ पर, जैसे सारा स्तर पे अगर डिपोजिशन होता तो ये गर्त नहीं बनते। क्या होता है जब जैसे ये सेल वॉल को हमने लिया, इस पर क्या होता है, जैसे इस तरह डिपोजिशन हो गया, अगला डिपोजिशन यहाँ हो गया, तो ये जो जगह रह गई थी वो क्या होती है, गर्त बना देती है। क्या बनाती है, गर्त बनाती है। और ये गर्त आगे दो कोशिकाओं में कैसे हो जाते हैं, सम्मुख। जैसे इस कोशिका का गर्त और इस कोशिका का गर्त कैसे हो गए, सम्मुख, यानी एक दूसरे के बिल्कुल सामने। और ये धीरे धीरे एक दूसरे से जीवद्रव्य एक तंतु बना देते हैं और इनको क्या कह देते हैं हम, प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका से संपर्क बनाने का भी एक मेथड है। अब हम आगे करते हैं कोशिका भित्ति के जो कार्य हैं, फंक्शन क्या है कोशिका भित्ति के, कोशिका भित्ति के कार्य। कार्य आपने देखे होंगे। सबसे पहले हमने बात की थी कि कोशिका भित्ति पे क्या होता है, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, इन पदार्थों की बनी होती है। तो ये क्या है, एक सुरक्षात्मक आवरण है। कोशिका के चारों तरफ क्या है, सुरक्षात्मक आवरण है। अब दूसरी बात हमने की थी, ये इसके ऊपर विभिन्न पदार्थ जैसे कि लिग्निन, सुपेरिन का जमाव होता है। तो इसलिए कोशिका भित्ति क्या है, यांत्रिक सहायता यानी यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। पादप कोशिका को क्या करती है, यांत्रिक दृढ़ता यानी उसको कठोरता, मजबूती प्रदान करती है। तीसरा, ये क्या, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, यानी ये पदार्थों का क्या करती है, परिवहन करती है, परिवहन करती है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति से विभिन्न प्रकार के इसमें गर्त पाए जाते हैं जिनसे ये पदार्थों का परिवहन करते हैं। उन गर्तों को हमने बात की थी कि वो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक डिफरेंस थे। वैसे तो और भी ज़्यादा फंक्शन है कोशिका भित्ति के उसके, लेकिन हम मेन यही है क्योंकि ये सुरक्षात्मक, यांत्रिक सहायता और परिवहन का कार्य करते हैं, यानी विभिन्न पदार्थ इससे होकर एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होते हैं। तो अब कोशिका भित्ति के बाद हम दूसरी लेयर, एक कोशिका में, कोशिका यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के बाद में एक और परत पाई जाती है, एक जैविक परत यानी कह सकते हैं लिविंग परत पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। तो हम दूसरे की बात करते हैं, कोशिका झिल्ली। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खोज की। तो कोशिका भित्ति को सी क्रैमर व नागेली ने सबसे पहले कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। इन्होंने देखा और इसको नाम क्या दिया, कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया, कोशिका कला। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए, प्लोव ने इसको नाम दिया जीवद्रव्य कला, क्योंकि इसके अंदर जीवद्रव्य है और ये एक लिविंग स्तर के रूप में काम करती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का डिपोजिशन नहीं पाया जाता। इसको जीवद्रव्य कला नाम दिया। तो इसके बाद में अब अलग अलग साइंटिस्ट, अब आपको ये बनना होना चाहिए, जैसे कंपोजिशन की बात करें तो जो कोशिका भित्ति होती है दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। एक तो है वसा यानी फास्फोलिपिड और दूसरी होती है प्रोटीन। तो यहाँ वसा में हम कह सकते हैं फास्फोलिपिड व दूसरा स्तर होता है प्रोटीन। जब प्रोटीन और वसा के स्तर आपस में मिलकर जो लगभग 70 से 75 एंगस्ट्रोम तक के, मतलब इनकी कह सकते हैं मोटाई कितनी होती है, 70 से 75 एंगस्ट्रोम लंबाई मोटाई के ये स्तर पाए जाते हैं, किसमें, प्रत्येक कोशिका में एक आवरण के रूप में पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। अब क्या है, इसके ये स्तर किस रूप में पाई जाती है, यानी प्रोटीन और वसा कैसे एक दूसरे के ऊपर या नीचे कैसे पाई जाती है, इससे रिलेटेड सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, डैनियल व डॉवसन। इन्होंने क्या बताया, सैंडविच समझते हो, खाए भी होंगे। सैंडविच क्या होता है, एक स्तर दूसरा स्तर उसके बीच में कोई लेयर, यानी 3 परत कह सकते हैं, 2 एक जैसी परतें, फिर उनके बीच में कोई फिलिंग हो, जिसको एक कंप्लीट स्टैक के रूप में हम क्या कह देते हैं, सैंडविच। इसी तरह से इन्होंने मॉडल दिया
यानी जीवद्रव्य मेम्ब्रेन को समझाने के लिए इन्होंने जो मॉडल दिया उस मॉडल को हमने क्या कहा, सैंडविच प्रतिरूप। क्या कहा, सैंडविच प्रतिरूप या सैंडविच मॉडल। इस मॉडल में इन्होंने बताया कि जो कोशिका कला होती है यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें 2 स्तर होते हैं। 2 स्तर यानी एक स्तर होगा प्रोटीन का और दूसरा स्तर कैसा होगा, वसा का। अब सैंडविच बनाना है तो 2 स्तर से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या बताया कि ऊपर की तरफ इसमें क्या होती है, प्रोटीन। जैसे कि ये एक स्तर आ गया, ये प्रोटीन आ गई, इसके नीचे भी क्या होगी, प्रोटीन। ठीक है, तो जैसे सैंडविच में ब्रेड होती है जस्ट लाइक, तो ऊपर नीचे तो क्या होगी, प्रोटीन। अब इसके बाद में इसके बीच में उन्होंने क्या कहा, बीच में 2 लेयर पाई जाती है, किसकी, वसा की या फास्फोलिपिड की। तो जो 2 स्तर होते हैं वो किसके होंगे, लिपिड के, फास्फोलिपिड के। और ये लगभग 20 एंगस्ट्रॉम ये 30 के 35 के एंगस्ट्रॉम के करीब पाए जाते हैं। तो ये प्रतिरूप क्या था, सैंडविच मॉडल, सैंडविच प्रतिरूप। लेकिन इसको आगे उन्होंने कोई डिटेल में नहीं बता पाए। तो इसके बाद में हमारे पास एक दूसरा मॉडल आया जिसका नाम था रॉबर्टसन का इकाई कला प्रतिरूप। तो दूसरा मॉडल क्या था, रॉबर्टसन का इकाई कला प्रतिरूप, सन का यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई कला प्रतिरूप। तो ये मॉडल इसके बाद में आया। इन्होंने ये बताया कि जो जीवद्रव्य कला या कह सकते हैं हम, जो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो सभी सेल ऑर्गेनेल में सेम नहीं पाई जाती। कुछ में तो पाई जाती है एक स्तर की, और कुछ में पाई जाती है द्विस्तर की, मतलब एक स्तर की, और कुछ में पाई जाती है द्विस्तर की। ये हम बाकी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक स्तर की जैसे कि लाइसोसोम हो गए पास, ठीक है, और इसके वैक्यूल्स हो गई, ये सब क्या आते हैं, एक स्तर। इसके मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, हरित लवक हो गया, केंद्रक हो गया, ये सब इनमें कैसी झिल्ली पाई जाती है, द्विस्तर की। जो यानी सेल मेम्ब्रेन होती है जो कैसी पाई जाती है, इनमें 2 स्तर में पाई जाती है। तो एक तो इन्होंने ये बात बताई। दूसरा इन्होंने क्या कहा, वही कि जो कोशिका झिल्ली है, सबने ही बताया था, इन्होंने अलग नहीं बताया। इन्होंने भी यही कहा कि कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड यानी कि वसा व प्रोटीन की बनी होती है। बस इन्होंने थोड़ा सा प्रतिरूप का चेंज कर दिया स्टाइल, बाकी सब सेम ही था। यही कि ऊपर की तरफ एक लेयर किसकी पाई जाएगी, प्रोटीन की, फिर उसके बीच में 2 लेयर किसकी पाई जाएगी, वसा की यानी फास्फोलिपिड की। और इस प्रकार से या तो एक स्तर या 2 स्तर सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से विन्यासित होते हैं। ये टोटल 70 से 75 एंगस्ट्रॉम या 80 एंगस्ट्रॉम तक की मोटी होती है, जिसमें डिवाइडेशन होते हैं, ऊपर प्रोटीन और बीच में क्या होता है, फास्फोलिपिड। ये हो गया उन्होंने बताया इकाई कला प्रतिरूप। लेकिन उन्होंने इससे क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है जो प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, जल स्नेही। स्नेही मतलब जल से स्नेह रखने वाला, और फास्फोलिपिड यानी जल से स्नेह ना रखने वाला, जल विरागी। आपको ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कोशिका में विभिन्न पदार्थ आएंगे। ऐसे भी होंगे जो जल में घुलते हैं यानी जल से स्नेह रखते हैं, ऐसे भी आएंगे जो जल में ना घुले यानी जल विरागी होंगे। तो उनको कोशिका के अंदर आना है और उनको बाहर भी जाना है। तो अगर ऊपर की तरफ प्रोटीन लेयर है, बीच में फास्फोलिपिड है, तो बताओ पूरी तरफ यानी मानो कि अगर जल स्नेही कोई चीज़ यहाँ पर आई तो प्रोटीन के अंदर आ गई, तो बताओ जो फास्फोलिपिड स्तर आ गया तो वो आगे कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो इस चीज़ को रॉबर्टसन का इकाई कला प्रतिरूप नहीं समझा पाया। तो अब एक तीसरा मॉडल आया सिंगर और निकोलसन का, तरल मोज़ेक मॉडल। क्या आया, सिंगर और निकोलसन का आया तीसरा मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल।
लिक्विड फ्लूइड मॉडल, मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। इसको किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, सिंगर व निकोलसन। इन दो वैज्ञानिकों ने इसको दिया। इन्होंने बताया, वही बात, कोई अलग नहीं थी, यही 70 से 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, इसमें भी प्रोटीन होती है प्लस फास्फोलिपिड होता है। ये चीज़ इन्होंने भी बताई। इन्होंने ये भी बताया कि ध्रुवीय होता है प्रोटीन सिरा ऊपरी, और जो जल स्नेही होता है वो ध्रुवीय होता है और वो ऊपर की तरफ पाया जाता है, फास्फोलिपिड बीच में पाया जाता है। अब इन्होंने अलग क्या बताया, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक बाह्य प्रोटीन जिसको कहते हैं परिधीय प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरी थी आंतरिक प्रोटीन या समाकल प्रोटीन। अब ये दो प्रोटीन उन्होंने क्यों बताया? बीच में स्तर लिपिड का ही रहेगा, जैसे हमने बताया। तो तरल मोज़ेक मॉडल को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली शो करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से लेयर आती है। तो ये क्या है, जैसे ये बीच में हमारे पास लेयर आ गई किसकी? फास्फोलिपिड्स की। अगर ये ऐसा ही होता तो पुराने मॉडलों के जैसा ही होता, लेकिन इसने कुछ डिफरेंट किया। क्या डिफरेंट किया? कि इसके अंदर दो प्रकार की प्रोटीन थी। परिधीय का मतलब जो बाहर की तरफ थी, वो इस तरह से बाहर थी, यानी फास्फोलिपिड स्तर के ऊपर की तरफ। लेकिन अब वही बात, वो तो सेम हो जाती, लेकिन क्या था, इसमें बीच में भी कुछ प्रोटीन इस तरह से धसे हुए थे जो नीचे वाले स्तर में तक जा रहे थे, और नीचे फिर से ये दूसरी प्रोटीन थी। तो ये तो थी हमारे पास बाह्य प्रोटीन यानी कि परिधीय प्रोटीन, जो कि परिधि में यानी बाहर की ओर पाए जाते हैं। इनके नीचे क्या पाए जाते हैं? फास्फोलिपिड के अणु पाए जाते हैं, जो कि दो स्तरों के रूप में विन्यासित होते हैं। और इन दोनों स्तरों के बीच बीच में क्या होता है? कुछ प्रोटीन धसे हुए होते हैं, और उन धसे हुए प्रोटीनों को हम क्या कहते हैं? समाकल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। समाकल का मतलब अंदर धसे हुए, और उनको आंतरिक प्रोटीन भी कहा जाता है। इसके नीचे फिर से एक स्तर फास्फोलिपिड्स का आ जाएगा, और ये परिधीय बाह्य प्रोटीन इस तरह से पाए जाते हैं। जो वास्तव में समाकल प्रोटीन का क्या काम हुआ कि जो बाहर से अगर कोई जल स्नेही भाग है, तो वो अगर जल विरागी सिरे में ना घुले, तो वो इस परिधीय प्रोटीन के माध्यम से होता हुआ समाकल प्रोटीन के अंदर होता हुआ कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार से जो सिंगर और निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल था, उसने ये बता दिया कि जो हमारे पास कोशिका झिल्ली है वो सभी पदार्थों को अपने अंदर आने नहीं देती और ना ही बाहर जाने देती। ये कैसी होती है? चयनात्मक। चयनात्मक मतलब सिलेक्ट करके पदार्थों को अपने अंदर आने देती है। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। इसका मतलब कुछ जल स्नेही पदार्थ आएंगे तो ये जो फास्फोलिपिड वाला पार्ट उसको रोक सकता अगर कोशिका को नहीं ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो समाकल प्रोटीन के माध्यम से वो अंदर जा सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली ये खुद तय करती है कि वो किन पदार्थों को अंदर आने देगी और किन पदार्थों को अंदर नहीं आने देंगी। तो इस प्रकार से ये दोनों स्तर होते हैं, जो कि हमने पहले ही बात कर ली, 70 से 75 एंगस्ट्रॉम मोटे होते हैं, जिनमें बाहर की ओर ये बाह्य प्रोटीन हो गई हमारे पास, और इसके अंदर तरफ ये क्या हो गए? समाकल प्रोटीन हो गए। और दोनों तरफ क्या होता है? ये स्तर होता है, उसे कहते हैं फास्फोलिपिड। तो इस तरह से ये हमारे पास तरल मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक का मतलब बीच बीच में जो समाकल प्रोटीन है वो उस जो फास्फोलिपिड का स्तर है उसमें धसे हुए तैरते हुए पाए जाते हैं। तो ये तो थी हमारे कोशिका झिल्ली से संबंधित मॉडल। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य यानी फंक्शन की। तो कोशिका झिल्ली है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में, क्योंकि ये सभी में ही पाई जाती है, चाहे वो पादप है चाहे वो जंतु है। तो इसके कार्यों की हम बात करते हैं। फंक्शन, तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली है कोशिका को एक आकार प्रदान करती है।
आकार, यानी उसका एक सेल का एक कह सकते हैं निश्चित आकार कौन बनाती है? कोशिका झिल्ली। दूसरी ये कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है, तो यानी सिलेक्ट करके विभिन्न पदार्थों को कोशिका में आने देती है। तीसरा तो कोशिका झिल्ली होती है वो विभिन्न कोशिकाओं के साथ संबंध बनाकर इंटरडिजिटेशन भी करती है, मतलब इससे कुछ प्रवर्ध निकलते हैं जो कि दूसरी कोशिका से जुड़ जाती है। जंतु कोशिकाओं में क्या होता है? जो उपकला होती है किसकी? आहार नाल की, उसमें क्या होता है? माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुरों के रूप में ये झिल्ली पाई जाती है, यानी विलाई का निर्माण करती है जो कि अवशोषण की सतह को बढ़ाती है। तीसरा क्या करती है? जो कोशिका झिल्ली होती है ये चयनात्मक पारगम्य होने के साथ साथ क्या करती है? पदार्थों का परिवहन करती है। क्या करती है? विभिन्न पदार्थों का परिवहन दो प्रकार से करती है। जैसे कि अब जैसे कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है, दो प्रकार से प्रवेश कर सकता है। एक सीधा डायरेक्ट, तो उस परिवहन को हम क्या कह देते हैं? निष्क्रिय परिवहन। कैसा परिवहन? निष्क्रिय। सीधे का मतलब उसको कोई रोक टोक नहीं है, जैसा पदार्थ है वो सीधा ही कोशिका में प्रवेश कर गया, उसको किसी प्रकार की ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, ऊर्जा यहाँ पर यूज नहीं होती, तो ऐसा परिवहन क्या कहलाता है? निष्क्रिय परिवहन। दूसरा परिवहन होता है सक्रिय परिवहन। इसकी डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, लेकिन जो सक्रिय परिवहन होता है उसमें क्या होता है? जब कोई पदार्थ यहाँ आता है तो उसको यहाँ पर एंटर करने के लिए डायरेक्ट मेथड से ना करके उसको एटीपी के रूप में, यानी एनर्जी करेंसी यूज करके वो कोशिका के अंदर आती है। जब एटीपी के रूप में ऊर्जा यूज होती है, जब एटीपी के रूप में ऊर्जा यूज होती है तो ऐसा परिवहन क्या कहलाता है? सक्रिय परिवहन। तो अपने इसके ये भी बात कह सकते हैं कि जो कोशिका झिल्ली कैसे पदार्थों का क्या करती है? परिवहन करती है, जो कि सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन होता है। इसके बाद में एक और फंक्शन रहता है कि कोशिका जो झिल्ली होती है वो क्या करती है? विभिन्न पदार्थ हैं, जैसे कि ये कोशिका झिल्ली है, उसमें से कुछ पदार्थ अंदर जाएंगे तो उनको क्या करते हैं? कोशिका झिल्ली दो प्रकार से उसको जैसे कि भक्षण कर सकती है, या अगर तरल पदार्थ है तो उसको मतलब सीधा ही अपने अंदर ले सकती है। तो झिल्ली क्या करती है? विभिन्न पदार्थों का पाचन करती है। पाचन कैसे? यदि अगर कोई पौधा जैसे कोई पदार्थ द्रव है यानी तरल है तो उसको पिनोसाइटोसिस क्रिया द्वारा ग्रहण कर लेगी, और यदि पदार्थ कैसा है? ठोस है, तो उसे फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा ग्रहण करेगी और उसका क्या कर देती है? पाचन कर देती है। और इसके साथ साथ क्या कर, इस क्रिया, इन दोनों ही क्रिया को हम कह सकते हैं जॉइंट रूप में क्या कह सकते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस, यानी कोशिका का अंतर्ग्रहण, एंडोसाइटोसिस। और इससे ही रिलेटेड दूसरी प्रक्रिया होती है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका के अंदर जो विभिन्न पदार्थ हैं जो यूज नहीं कर रही जो कोशिका, और वो कोशिका के लिए काम के नहीं है, उनको बाहर निकालने की क्रिया क्या करती है? एक्सोसाइटोसिस, यानी सेल से विभिन्न पदार्थों का बाहर जाना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। तो ये एंडोसाइटोसिस दो विधि के द्वारा करते हैं। यदि द्रव पदार्थ है तो पिनोसाइटोसिस के द्वारा अंतःग्रहण करेगी, यदि ठोस पदार्थ है तो फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा अंतःग्रहण करेगी। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस, यानी कि अंतःग्रहण। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? अंतःग्रहण, यानी कि अंदर की ओर ग्रहण करना। जैसे कि ये कोशिका झिल्ली है और इसके अंदर कोई पदार्थ आया और उसको ये धीरे धीरे अपने अंदर की ओर ले जाएगी, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण। दूसरा एक्सोसाइटोसिस, यानी कोशिका के अंदर कोई पदार्थ है उसको धीरे धीरे कोशिका क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। ये तो थी हमारे पास कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो आज के हमारे टॉपिक यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक कोशिकांग सेल ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।